Hi, humans, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra, back with the chapter 7 of your book 2, that is Transport and Communication. तो इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की स्टडी करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। किस टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है हमारे कंट्री में, क्या अथॉरिटीज़ है, कौन सी अथॉरिटीज़ है जो रेगुलेट करती हैं ट्रांसपोर्टेशन, और कम्युनिकेशन कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। उसके अंदर फर्दर रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग हाईवेज़ को स्टडी करेंगे, जैसे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को पढ़ेंगे, रूरल रोड्स, अदर रोड्स। देन अथॉरिटीज़ को देखेंगे। फिर रेलवेज़ में रेलवे की स्टडी करेंगे, कोंकण रेलवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर लैंड से हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे, उसमें नेशनल वाटरवेज़ पढ़ेंगे, इनलैंड वाटरवेज़, ओशियनिक रूट्स पढ़ेंगे। फिर वाटरवेज़ से एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे, फिर उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ देखेंगे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस देखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, मास मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें पर्सनल में हम लोग इंटरनेट को स्टडी करेंगे, और मास में रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से ही हम लोग साइट ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट तक आइटम्स को मूव करा पाते हैं, जिसके हेल्प से हमारे कंज्यूमर्स, दैट मीन्स हम लोग के पास तक आइटम्स पहुंच पाता है। सो इट इज़ ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के हेल्प, कम्युनिकेशन का जो यूज़ है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हमें कहाँ से कहाँ तक थिंग्स को मूव करना है, या कहाँ से कहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन को मूव कराना है। सो इट ऑल ऑफ दीज मूवमेंट्स डिपेंड्स ऑन अस with the help of which we achieve with the help of ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ह्यूमन बींग्स बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं टू मूव गुड्स को, कमोडिटीज़ को, या आइडियाज़ को। गुड्स और कमोडिटीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ट्रांसफ़र करते हैं, और आइडियाज़ को हम लोग कम्युनिकेशन के हेल्प से मूव करा पाते हैं। नाउ डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहले है लैंड, फिर है वाटर, एंड फिर है एयर। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में फर्दर बाइफर्केशन है बिटवीन इनटू रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। फिर वाटर में इट्स इनलैंड, सीवेज एंड ओशियनिक रूट्स। एयर ट्रांसपोर्टेशन में नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया में पाथवेज और अनमेटल्ड रोड्स का यूज़ किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या अनमेटल्ड रोड बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इवन मॉनसून्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था कि हम लोग अनमेटल्ड रोड्स को मेटल रोड्स बना पाएँ। तो विथ टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेटल रोड्स एंड रेलवेज गॉट इंट्रोड्यूस्ड। अब ये किसका नीड केटर करते थे, तो ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट, या लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड पीपल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते थे। सो दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस। फिर क्या हुआ, हमारा रोपवेज आया, केबल वेज आया, पाइपलाइंस आए, इन लोग का भी हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक गुड्स। लाइक पाइपलाइंस में हम लोग लिक्विड गुड्स को मोस्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और केबल वेज, रोपवेज, ये सब देखेंगे तो यूक्रेन जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो टेरेन है वो सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस पे वी विल फाइंड दीज काइंड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले है रोड ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया में एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और इसकी टोटल लेंथ इस बार अपडेट हुई है, तो 62.16 लाख किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2020-21 के एनुअल रिपोर्ट के। सो 62.16 लाख किलोमीटर। अब ये जो पूरा रोड है उसका हम लोग यूज़ करते हैं 80, मतलब जितने भी पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक्स होते हैं उसमें सिर्फ 85% पैसेंजर रोड का यूज़ करते हैं, और 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक वो भी रोड से होती है, कैरिड बाई रोड। और ये क्या होता है, सूटेबल होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो 85% पैसेंजर, विच इज़ अ वेरी मेजर शेयर, वो रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और 70% जो फ्रेट ट्रैफिक होती है वो भी रोड के थ्रू कैरी की जाती है। तो देयरफॉर रोड बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट मोड।
नाउ जो रोड का नेटवर्क था वो लिमिटेड था बिफोर वर्ल्ड वॉर टू के पहले बहुत ज़्यादा रोड का नेटवर्क हमारे कंट्री में डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1943 में नागपुर प्लान आया और ये फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। सो देयरफॉर नागपुर प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट वाज 20 ईयर रोड प्लान इन 1961। यू नीड टू रिमेंबर दिस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज MCQs में मोस्टली यही पूछा जाता है, या इवन इफ़ रोड का इवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो यू नीड टू पुट ऑल दिस पॉइंट्स। तो विथ ईयर इट शुड बी रिटन। तो 20 ईयर रोड प्लान 1961 में आया था और इसका एम था टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स। भले ही इसका ये एम था, बट स्टिल अभी भी देखें तो हमारे जो मेन रोड्स हैं, जो अच्छे क्वालिटी के रोड्स हैं, वो अर्बन एरियाज़ में ही हैं और लीस्ट कनेक्टिविटी है रूरल और रिमोट एरियाज़ में। तो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, रोड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ नेशनल हाईवेज, सेकेंड इज़ स्टेट हाईवेज, थर्ड इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड फोर्थ इज़ रूरल रोड्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग नेशनल हाईवेज, उसके पहले ये बॉक्स में दिया हुआ है ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, तो वो पढ़ते हैं। तो शेर शाह सूरी ने शाही या रॉयल रोड बनाया था ताकि उनका एम्पायर और स्ट्रेंथन हो सके या और साथ में मिलजुल के रह सके, कंसोलिडेट होकर के रह सके। इसलिए उन्होंने इंडस वैली से सोनर वैली तक इन बंगाल ये रोड बिल्ड किया था और इसी को रीनेम कर करके ग्रैंड ट्रंक GT रोड ब्रिटिश के टाइम में कहा जाता था। तो हम लोग GT रोड तो सुने होंगे, बट इट वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी और इसका शाही या रॉयल रोड भी नेम था। अब ये क्या करता है, ये कलकत्ता और पेशवार को कनेक्ट करता था, बट अब प्रेजेंट में क्या हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, इसमें और डेवलपमेंट हो गया है और ये अमृतसर से कोलकाता तक करता है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 सेगमेंट्स में ये बाइफर्केटेड है। पहला है कि नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से अमृतसर तक है और नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से कोलकाता तक है। सो दिस वे दिस होल पूरा रोड जो है वो डिवाइडेड है। नाउ फर्स्ट इज़ नेशनल हाईवेज़। तो ये वो मेन रोड्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है और ये किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में, जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना होता है तो हम लोग मोस्टली नेशनल हाईवेज़ लेते हैं। या मूवमेंट्स ऑफ डिफेंस मैन एंड मटीरियल इन स्ट्रैटेजिक एरिया, ठीक है, डिफेंस मैन का या मटीरियल स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में जब हमको मटीरियल का मूवमेंट कराना होता है तो हम लोग नेशनल हाईवेज़ का यूज़ करते हैं। ये स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस को कनेक्ट करते हैं। सो देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स वाई ये अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। अब इसका लेंथ 1951 में 19,700 किलोमीटर था और 2020 में 1,36,440 किलोमीटर हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 6 टाइम्स। तो देयरफॉर इसका जो लेंथ है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है, बट स्टिल ये सिर्फ 2% ऑफ रोड लेंथ में कंट्रीब्यूट करता है, वेरएज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक में। सो देयरफॉर ट्रैफिक के मामले में तो ये बहुत सही है, बट रोड लेंथ के मामले में इट्स ओनली 2%, विच इज़ वेरी मीगर। अब जो नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, उसे इस्टेब्लिश किया गया था इन 1995 और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्ट्री के अंदर और इसका काम क्या है, इसका काम है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज़। और ये एपेक्स बॉडी है, बिल्कुल सुप्रीम बॉडी है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवेज़। तो नेशनल हाईवेज़ का जितनी भी जिम्मेदारी है वो पूरी नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पे है, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी और 1995 में ऑपरेशनल हुई थी। नाउ नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो NHAI हैज़ टेकन अप दिस प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसके अंदर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 5,846 किलोमीटर लॉन्ग 4 to 6 लेन हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर। ऐसा हाई डेंसिटी ट्रैफिक का कॉरिडोर बनाना जिसका मेन एम होगा टू कनेक्ट इंडियाज़ बिग 4 मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन सारे मेन सिटीज़ को कनेक्ट करना वाज द एम ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके कंस्ट्रक्शन के बाद टाइम, डिस्टेंस, कॉस्ट
जो मूवमेंट का होता है बिटवीन मेगा सिटीज़, ये क्या है, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, डायरेक्ट रोड बन जाएंगी ये चारों सिटीज़ में, तो देयरफॉर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा, तो दैट्स वाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now next is नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स. तो एज द नेम सजेस्ट्स, नॉर्थ साउथ में क्या होता है, नॉर्थ में श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर और साउथ में कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग कोची सेलेम्स पर. तो इसको कनेक्ट करता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विथ 4076 किलोमीटर लॉन्ग रोड. तो इस रोड की लेंथ है 4076 किलोमीटर. वेर एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एज इट्स नेम सजेस्ट अगेन, सिलचर इन असम को कनेक्ट करता है पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात में, और इसकी लेंथ है, इस रोड की लेंथ है 3640 किलोमीटर. So this was about the two highway projects taken up by NHAI. नेक्स्ट इज स्टेट हाईवेज. तो जैसे नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कराती है, वैसे ही स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है, और इसका जो मेंटेनेंस है ये सब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है. और इसका जो वर्क है वो है टू जॉइन स्टेट कैपिटल्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स, और ये जो है कनेक्टेड रहती है नेशनल हाईवेज. तो स्टेट हाईवेज इज़ कनेक्टेड टू नेशनल हाईवेज, और ये कितना शेयर इनका रोड लेंथ है, तो इनका 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ में कंट्रीब्यूशन है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स. तो ये क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर नोड्स, और इसका जो रोड लेंथ का शेयर है वो है 14%. नेक्स्ट इज़ रूरल रोड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रोवाइडिंग लिंक इन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में यही रोड्स अवेलेबल हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, और इनका जो रोड लेंथ है पूरा वो है 80%. तो जो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर है इन टर्म्स ऑफ रोड का लेंथ, वो सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स का ही है. 80% सबसे ज़्यादा रोड्स हमारे कंट्री में जो हैं वो रूरल रोड्स ही हैं. और इसके अंदर हम लोग बहुत रीजनल वेरिएशन देखते हैं इन डेंसिटी ऑफ रूरल रोड्स, जो कि मेनली इन्फ्लुएंस होते हैं नेचर ऑफ टेरेन. कैसा लैंडफॉर्म है वहाँ पे, टेरेन कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, इस पर पूरा डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी रहेगा रूरल रोड्स का और कहाँ पे कम. सो दिस वॉज अबाउट द 4 काइंड्स ऑफ रोड्स जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं. नेक्स्ट इज़ अदर रोड्स. अदर रोड्स में भी हम लोग 2 रोड्स पढ़ेंगे, उसमें भी बॉर्डर एंड नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवेज पढ़ेंगे. तो बॉर्डर रोड्स देखिए बॉर्डर रोड्स में जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1960. एंड इसका जो मेन एम था फॉर एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. तो इसका जो मेन एम था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था और डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि बॉर्डर रोड्स हैं तो बॉर्डर पे डिफेंस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए ये उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए दीज रोड्स वर बिल्ट. और ये डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हम लोग कैसे करेंगे, थ्रू रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स अलॉन्ग नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री. हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है वो मोस्टली नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है, तो वहाँ पे ही मेनली बॉर्डर रोड्स होते हैं. और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मल्टी फेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, और इसने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किया है रोड्स इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेनस टेरेन. जैसे चंडीगढ़ को मनाली से कनेक्ट करना हिमाचल प्रदेश में, एंड लेह लद्दाख में, तो ये सारा जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेनस टेरेन का कंस्ट्रक्शन होता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है. और ये जो रोड है चंडीगढ़ से जो मनाली और लेह को कनेक्ट करती है, वो उसका एवरेज एल्टीट्यूड है 4270 मीटर एबव द मीन सी लेवल. सो ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है. सो देयरफॉर ये बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BRO के थ्रू कंस्ट्रक्ट की गई थी. अब BRO का जो मेन काम है वो है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरियाज. और एक और काम है, इसका काम है अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस. जहाँ पे स्नो का क्लियरेंस करके रोड को कंस्ट्रक्ट करना होता है, वहाँ पे ये स्नो क्लियरेंस भी लेती है. नाउ इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जहाँ स्नो क्लियरेंस लेना होता है विद गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जिससे भी, इट टेक्स अप. नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल हाईवेज. इनका क्या होता है, इनका मेन एम होता है टू प्रमोट हारमोनियस रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशन डेवलप करना विद नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया. अब क्या होगा, अच्छा रोड, इफिशिएंट रोड होगा तो क्या हमारा गुड्स का एक्सचेंज अच्छे से हो जाएगा. तो इंटरनेशनल हाईवेज का मोस्टली एम रहता है टू
develop a good relationship with the neighboring countries. So this was about all the roads and highways. अब इस टेबल में इंडिया के रोड नेटवर्क 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें रोड कैटेगरी और लेंथ दिया गया है. सबसे पहले नेशनल हाईवेज. तो नेशनल हाईवेज अभी हम लोग पढ़े थे 1,36,440 किलोमीटर है. स्टेट हाईवेज उससे थोड़ा ज़्यादा है, 1,76,818. 36 का डबल कर दीजिए तो उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अराउंड है. नेक्स्ट इज अदर रोड्स. अदर रोड्स में रूरल रोड्स आ जाते हैं और बॉर्डर रोड्स, इंटरनेशनल हाईवेज. और इनका सबसे ज़्यादा मेजर शेयर है विच इज़ 59,02,539. तो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर जो रोड्स में है वो अदर रोड्स का है. उसमें भी सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स का है क्योंकि वो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर जब उनको सारे को समअप करेंगे तो 62,15,797 किलोमीटर लेंथ में जो पूरा हमारे इंडिया में रोड लेंथ है वो पूरा इतना ही है. नाउ ये डू यू नो में है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल 9.02 किलोमीटर बड़ा है. इसे भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही बिल्ड किया था. और ये किसे कनेक्ट करता है? ये मनाली और लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर. ये टनल हेल्प करता है मनाली और लाहौल स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में ही है उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है. अर्लियर पहले क्या था, ये वैली था, ये कट ऑफ हो गया था फॉर 6 months ईच ईयर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होते थे. तो क्या हुआ, 6 months ये पूरा वैली बंद रहता था बहुत हैवी स्नोफॉल की वजह से. बट ये टनल जो है अभी मॉडर्न स्पेसिफिकेशन के, अल्ट्रा मॉडल स्पेसिफिकेशन इसमें बिल्ट हो गया है इन पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयाज, जो कि 3,000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे है फ्रॉम द मीन सी लेवल. तो अब क्या है, अब ये थ्रू आउट द ईयर चलता है अटल टनल और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है. सो इसको कौन बिल्ड किया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसे कनेक्ट करता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और क्या है, क्या स्पेशलिटी है, तो वो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल. दिस वॉज अबाउट दिस बॉक्स. नाउ इस पिक्चर में खरदुंगला पास है इन जम्मू एंड कश्मीर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंट्रोलेबल रोड आई गेस इस पर लिखा हुआ है. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये पास कहाँ पर है. तो जम्मू एंड कश्मीर में. ये पिक्चर्स के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड इट. नेक्स्ट इज़ ये दिल्ली लाहौर बस. तो ये कहाँ पर है, ये वाघा बॉर्डर पे. अब बस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली कहाँ पर, वाघा बॉर्डर पे. दिस इज़ वाघा बॉर्डर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये अमन सेतु किसे कनेक्ट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, या ऐसा रोड जो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद को कनेक्ट करती है वो क्या है, अमन सेतु. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये सब फिगर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहते हैं वी शुड रीड इट वंस. नाउ नेक्स्ट इज़ ये भारतमाला का जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम प्रपोज किया गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स अलॉन्ग कोस्टल बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स. सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स. सेकेंड है बैकवर्ड एरियाज रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम. तो बैकवर्ड एरियाज़ और रिलीजियस जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें भी कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड थर्ड स्कीम है सेतु भारतम परियोजना, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना था अबाउट 1,500 मेजर ब्रिजेस का एंड 200 रेल ओवर ब्रिजेस. तो ब्रिजेस के ऊपर 200 रेल का, रेल अंडर ब्रिजेस, अच्छा उसमें दोनों है. एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 9,000 किलोमीटर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवेज. तो ये सब का जो कंस्ट्रक्शन करना था या डेवलपमेंट करना था ये इस स्कीम के अंदर प्रपोज किया गया था. और इसका जो टारगेट है फॉर कंप्लीशन वो है 2022. और इस पर कोई अपडेट नहीं अभी दिया है कि 2022 में कितना डेवलपमेंट हो गया या कितना कवर हो गया ये स्कीम का. तो दिस वॉज अबाउट भारतमाला स्कीम. नेक्स्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट. हम लोग नेक्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे जो है रेल ट्रांसपोर्ट. तो इंडिया रेलवे इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है. हमारे कंट्री में रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. वी कैन सी रेलवे हर एक सिटी को हर एक सिटीज़ को कनेक्ट करता है विथ मेजर स्टेट्स. तो रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है फॉर अस इन आर कंट्री. मूवमेंट ऑफ ये किस में हेल्प करता है, ये फ्रेट और पैसेंजर्स दोनों का मूवमेंट में हेल्प करता है. लार्ज वॉल्यूम के जितने भी मूवमेंट कराने होते हैं उतना वी कैन डू विथ ट्रेन्स विथ रेल नेटवर्क.
और ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवे ट्रांसपोर्ट का इन 1853। बॉम्बे टू थाने जब एक ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर्स का, तो बॉम्बे टू थाने का रूट ये कवर की थी 1853 में, एंड इट वाज द फर्स्ट it was the introduction of railway transport in our country। और लेंथ अकॉर्डिंग टू 2019 के अकॉर्डिंग जो रेल ट्रांसपोर्ट का लेंथ है हमारे कंट्री में या रेलवेज़ का लेंथ है वह है 67,956 किलोमीटर। और ये इतना लार्ज साइज़ जो है रेलवे नेटवर्क का हमारे कंट्री में, ये प्रेशर बनाता है ऑन सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे कंट्री में रेलवेज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है उस सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम पे। इसलिए रेलवे को इंडिया में 16 जोन्स में डिवाइड किया। उससे पहले ये महात्मा गांधी सेड that India Railways brought people of diverse cultures together to contribute to India's freedom struggle. So even Mahatma Gandhi also highlighted the importance of rail transport. तो who said these lines? तो ये महात्मा गांधी बोले this is also important. अब जो है इतना प्रेशर डाल रहा था रेलवे नेटवर्क पे, इतना ज़्यादा साइज़ ऑफ रेलवे नेटवर्क जो हमारे कंट्री में है, इसलिए इंडिया में रेलवे सिस्टम को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सो दीज आर द 16 जोन्स, इंडियन रेलवे जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स। तो जैसे इस साइड में ये रेलवे जोन्स है, जैसे सेंट्रल, ईस्टर्न, ईस्ट सेंट्रल ऐसे करके, और सारे के हेडक्वार्टर्स। ये भी MCQs में बहुत बार पूछा गया। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रल है, ईस्टर्न है, ये नॉर्दर्न में न्यू दिल्ली है, साउदर्न में चेन्नई है, वेस्टर्न में मुंबई चर्च गेट है। सो दिस वे ये आपको लर्न करना है और थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा, जैसे साउथ में साउदर्न स्टेट्स ही होंगे। सो दिस वे यू कैन लर्न, एंड इसमें MCQs पूछते हैं तो मेजर तो याद ही हो जाएगा, बट ये सब जो इधर उधर के हैं उसका भी एक बार गो थ्रू हो जाइए ताकि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट ये डू यू नो के बॉक्स में विड्थ ऑफ द ट्रैक के बेसिस पे जो इंडियन रेलवेज़ में 3 कैटेगरीज बनाई गई है वो दिया गया है। सबसे पहले ब्रॉड गॉज, तो इसका डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होता है 1.676 मीटर। दिस टॉपिक यू विल स्टडी इन वर्ल्ड के बुक में भी, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता है इन मीटर्स में। तो यहाँ पे है 1.676 मीटर्स ब्रॉड गॉज का, और टोटल लेंथ हमारे कंट्री में इस टाइप के रेलवेज़ की है 63,950 किलोमीटर 1920 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ मीटर गॉज, इसमें डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स होता है 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर कहते हैं, और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 2402 किलोमीटर। नेक्स्ट इज़ नैरो गॉज, इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन रेल्स वो है 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। ये बहुत ही नैरो होता है। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 1604 किलोमीटर, और ये जनरली हिली एरियाज़ में ही है। सो दिस वाज अबाउट ब्रॉड, मीटर एंड नैरो गॉज। अब इसमें क्या है, ब्रॉड सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सही सूटेबल भी ब्रॉड ही होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रॉड होता है रेल लाइंस, और सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में लेंथ भी ब्रॉड गॉज का ही है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रेलवे डेवलपमेंट हमारे कंट्री में वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम रिलीज़ किया गया है टू कन्वर्ट मीटर एंड नैरो गॉज टू ब्रॉड गॉज। क्या है, वो ज़्यादा सूटेबल है, तो उसको कन्वर्जन के लिए हम लोग प्रोग्राम रिलीज़ किए हैं या प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। सेकेंड इज़ स्टीम इंजन रिप्लेस्ड बाय डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन, जिससे क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगा और हॉलेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो स्टीम इंजन रिप्लेसमेंट इज़ द सेकेंड डेवलपमेंट। थर्ड इज रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन बाय कोल। तो क्या होगा, कोल का अगर रिप्लेसमेंट हो जाएगा स्टीम इंजन से, तो क्या होगा, ये इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट इज मेट्रो रेल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता एंड दिल्ली। ये अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है। दैट मीन्स एक मेजर ब्रेक थ्रू आया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो रेल इन कोलकाता एंड दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नेक्स्ट इज जब रिप्लेसमेंट हुआ डीजल बसेस का बाई CNG रन व्हीकल्स और मेट्रो का इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। सो ऑल ऑफ दीज 5 डेवलपमेंट दैट हैव टेकन प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स दैट या डेवलपमेंट या रिसेंट डेवलपमेंट्स इन रेल ट्रांसपोर्टेशन।
नाउ नेक्स्ट इज क्या क्या कनेक्ट करता है रेलवेज। तो रेलवे कनेक्ट करता है टाउन एरिया को, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया को, प्लांटेशन एरिया एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशंस, कैंटोनमेंट एरियाज या कैंटोनमेंट टाउन्स, ये सबको कनेक्ट करता है रेलवे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में। तो जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो ये सब जो मेजर मेजर जगह थे वो रेलवे से कनेक्टेड थी, और ये मोस्टली इसलिए कनेक्टेड थी ताकि वो एक्सप्लॉइट कर सके हमारे रिसोर्सेज को। अब प्लांटेशन, जहाँ पे प्लांटेशन एरिया वहाँ पे अगर रेलवे से कनेक्टेड है तो वहाँ से क्रॉप्स को ले करके, और जहाँ टाउन एरिया है या रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग है वहाँ पे ये सप्लाई कर सकता है। सो दैट्स वाई ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बना था, नॉट फॉर कन्वीनियंस बट द मोटिव वॉज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो देयरफॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस रेलवे को एक्सटेंड किया गया टू अदर एरियाज ऑल्सो, क्योंकि ये जो मेजर पॉइंट्स थे वहीं पे रेलवेज कनेक्टेड थे ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अदर एरियाज में भी एक्सटेंशन हुआ रेलवेज का। उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन जो हुआ रेलवेज का वो हुआ कोंकण रेलवेज अलॉन्ग विथ वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में जो कोंकण रेलवेज थे मुंबई से मैंगलुरु तक, जो एक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश किया था रेलवे का, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। So we will first see, yes, so Konkan Railways, one of the most important achievement है ये इंडियन रेलवेज का, जो कि कंस्ट्रक्शन है कोंकण रेलवेज का इन 1998। ये 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है जो रोहा इन महाराष्ट्र को कनेक्ट करती है मैंगलोर से इन कर्नाटका, और इसे इंजीनियरिंग मार्वल, इसे एन इंजीनियरिंग मार्वल मानते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि विच व्हाट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग मार्वल। सो कोंकण रेलवेज को, क्योंकि ये इतना जो वाइड एरिया था इसे ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज दिस। और ये 146 रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड नियरली 2000 ब्रिजेस को क्रॉस करता है, और 91 टनल्स को भी। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट टनल जो हम लोग अभी पढ़े भी थे, अटल टनल, वो जो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है वो भी इसी रूट पर लाई करता है। और इसके जो पार्टनर्स हैं इन द लाइक, ये रेलवे कौन कौन से स्टेट से शेयर करता है, तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में ये रेलवे की लाइंस हैं। सो देयरफॉर दिस वाज अबाउट कोंकण रेलवेज। सो देयरफॉर जो रेलवेज़ है उनका मेन यूज़ है ट्रांसपोर्ट फॉर मासेस, या जब बल्क में हमें चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी हो या बहुत सारे पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना हो, सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ रेलवेज़। और रेलवेज लेस डेंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कहाँ कहाँ पर? हिल स्टेट्स में, जहाँ पर जो लैंडफॉर्म है वो सपोर्ट नहीं करता रेलवेज़ को। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रेलवेज़ कम है, सेंट्रल इंडिया और राजस्थान में। सो ये सब प्लेसेस में जो रेलवेज़ हैं वो रिलेटिवली लेस डेंस है देन अदर एरियाज़। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट को पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर पैसेंजर्स ऑल्सो एंड कार्गोज। इसमें क्या है, कार्गो का भी मूवमेंट होता है, और ये चीपेस्ट मीन्स है। लाइक इफ़ यू विल कंपेयर लैंड ट्रांसपोर्ट में जितना कॉस्ट आता है या एयर ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें सबसे चीपेस्ट आएगा वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये मोस्ट सूटेबल है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटीरियल। हैवी, बल्की, जिसका ज़्यादा वेट हो, वैसे मटीरियल्स को ट्रांसफ़र या मूवमेंट कराने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। सो इट इज़ फ्यूल इफ़िशियंट एंड इको फ्रेंडली। फ्यूल इफ़िशियंट, इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि पोल्यूशन में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इफ़िशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला है इनलैंड वाटरवेज, दूसरा है ओशियनिक। तो इनलैंड में मोस्टली विद इन द कंट्री होता है, और ओशियनिक आउटसाइड द कंट्री के लिए वी प्रेफर। फर्स्ट इज़ इनलैंड वाटरवेज। ये चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था बिफोर रेलवेज और रोड्स के रेलवेज के पहले इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। ये सबसे मेन या बिल्कुल क्रूशियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट का मोड था। बट अब क्या है, ये टफ कंपटीशन रिसीव कर रहा है फ्रॉम रोड्स एंड रेलवेज एज वेल। सो देयरफॉर रेलवेज क्योंकि अब थोड़ा चीप हो रहा है, सो वो एक कंपटीशन बन रहा है इनलैंड वाटरवेज के लिए। नेक्स्ट इज, अब क्या हो रहा है, इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम लोग डाइवर्जन कर रहे हैं रिवर वाटर को हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अब वाटर वहाँ पे कम होएगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, नॉन नेविगेबल बन रहा है इनलैंड वाटरवेज इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में जो उनका कोर्स होता है, पूरा एक रिवर का एक कोर्स होता है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ पार्ट क्योंकि इरिगेशन के लिए यूज़ होने लग रहा है, सो क्या हो रहा है, वहाँ पर हम लोग इनलैंड वाटरवेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम फॉर इनलैंड वाटरवेज। अब इंडिया में 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज हैं। इतना किलोमीटर में वी कैन नेविगेट थ्रू इनलैंड वाटरवेज, और ये जो है कि कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन रहता है। सो इनलैंड वाटरवेज कंट्रीब्यूट टू ओनली 1% ऑफ कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत ही कम है। सो इनलैंड वाटरवेज कंप्राइजेस रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स। तो इनलैंड वाटरवेज में हम लोग रिवर्स को कंसिडर करते हैं, कैनाल्स को, बैक वाटर्स को और क्रीक्स को। और 5,685 किलोमीटर मेजर रिवर्स का जो है नेविगेबल है बाई मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को ऑपरेशनल किया गया था इन 1986। उनका पर्पस क्या था? टू मेंटेन, डेवलप एंड रेगुलेट नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और रेगुलेशन के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ को स्टैब्लिश की गई थी इन 1986। अब इसने बहुत सारे नेशनल वाटरवेज, दैट इज देयर आर 5 नेशनल वाटरवेज, उसे आइडेंटिफाई किए। अपार्ट फ्रॉम दीज नेशनल वाटरवेज 10 अदर इनलैंड वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया है बाई IWA, जो कि अपग्रेड होकर के नेशनल वाटरवेज बन सकते हैं। नाउ जो केरला के बैक वाटर्स हैं विच इज़ कडल, तो उसका भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है इनलैंड वाटरवेज में। उनका पहला तो रीज़न है क्योंकि ये बहुत चीप है, विच वी ऑल नो ऑलरेडी, बट दूसरा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। वहाँ की जो फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वल्लम होती है, वो भी इसी बैक वाटर्स में होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई बैक वाटर्स ऑफ केरला इज़ ऑल्सो होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इनलैंड वाटरवेज। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वाटर ट्रांसपोर्ट। तो नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया में जो 5 वाटरवेज हैं, इनका स्ट्रेच हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है और इनकी लेंथ कितनी है। बिकॉज लेंथ में क्या होता है कि मोस्टली MCQ में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंथ दे दिया जाता है और वी नीड टू चूज अ ऑप्शन। तो लेंथ पता होना चाहिए कौन सबसे बड़ी है, कौन सा उसके बाद क्या आता है। सो ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो। तो फर्स्ट इज नेशनल वाटरवेज 1। ये इलाहाबाद से हल्दिया स्ट्रेच तक है एंड इट्स का लेंथ है 1620 किलोमीटर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज है इंडिया में, जो कि नेविगेबल है मैकेनिकल बोट्स के थ्रू पटना तक, और उसके बाद ऑर्डिनरी बोट से हरिद्वार तक। और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है व्हेन वी डिवाइड अ लॉन्ग रिवर और लॉन्ग वाटरवेज इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट में सबसे पहला है हल्दिया से फरक्का स्ट्रेच तक, जो 560 किलोमीटर कवर करता है। सेकेंड वही फरक्का से पटना तक, जो 460 किलोमीटर कवर करता है। एंड नेक्स्ट इज पटना से इलाहाबाद तक, जो है 600 किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्ट्रेच और कितना लेंथ है उसका। नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवेज 2। ये सदिया से दुबरी स्ट्रेच तक नेविगेबल है और इसका जो लेंथ है वो है 891 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र इज़ नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स अप टू डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों से शेयर किया जाता है। तो इसमें भी इसका स्ट्रेच और इसकी लेंथ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवेज 3। कोटापुरम एंड कोल्लम स्ट्रेच 205 किलोमीटर की लेंथ का ये स्ट्रेच है, और इसमें 168 किलोमीटर ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल कवर होता है, अलॉन्ग विथ चंपाकरा कैनाल 14 किलोमीटर एंड उद्योग मंडल कैनाल 23 किलोमीटर। जब हम ये 168, 14 और 23 को ऐड करेंगे तो हमें 205 मिल जाएगा। तो इसके अंदर इफ़ कम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंपाकरा कैनाल किस वाटरवेज से कनेक्टेड है, या उद्योग मंडल किसके अंदर आता है। तो नेशनल वाटरवेज 3 के अंदर। नाउ फोर्थ इज नेशनल वाटरवेज 4। ये कहाँ है? ये स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स में है, अलॉन्ग विथ काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स 1078 किलोमीटर। तो ये नेक्स्ट सबसे बड़ा वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज 1, उसके बाद नेशनल वाटरवेज 4 आता है, क्योंकि इसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवेज 5। तो ये स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विथ मताई रिवर और डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, ब्राह्मणी रिवर्स और ईस्ट कोस्ट कैनाल्स को कवर करता है, और इसका लेंथ है 588 किलोमीटर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें देखना होगा तो सबसे पहले आता है नेशनल वाटरवेज 3, जो सबसे छोटा है, उसके बाद आता है नेशनल वाटरवेज 5, देन नेशनल वाटरवेज 2, देन नेशनल वाटरवेज 4 एंड फिर लास्ट में आता है नेशनल वाटरवेज 1। 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4th है, उसके बाद है
2, उसके बाद है 5 एंड देन 3. So this was about national waterways of India. So we can see इस फिगर में नेशनल वाटरवे नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करा. इट इज़ गिवन कोट्टपुरम कोमन से कोमन तक, और उद्योग मंडल भी इसमें है, चंपाकरा कैनाल, और इसमें ऑल ऑफ दिस किलोमीटर्स इज़ गिवन. 205 किलोमीटर्स का टोटल है, और ये पूरा इसका रूट दिया हुआ है अरेबियन सी के अराउंड. नाउ नेक्स्ट इज ओशियनिक रूट्स. अभी तक हम लोग इनलैंड वाटरवेज पढ़ रहे थे, अब हम लोग ओशियनिक रूट्स पढ़ेंगे. तो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बहुत वास्ट है, 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स. तो इतनी बड़ी जब कोस्ट लाइन है तो ओशियनिक रूट्स में भी बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हुआ है. हमारे कंट्री में 12 मेजर और 185 माइनर पोर्ट्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू दीज रूट्स. ओशियनिक रूट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारे इंडियन इकोनॉमी में. और 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम से और 70% ऑफ फॉरेन ट्रेड वैल्यू से ये मूव करता है ओशियन से. सो ये इतना सिग्निफिकेंट शेयर वॉल्यूम का और सिग्निफिकेंट शेयर वैल्यू का, इतना ज़्यादा शेयर इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ओशियनिक रूट्स. सो दैट्स वाई ओशियनिक रूट्स हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. इसके यूजेस क्या हैं? तो इसके मेनली 2 ही यूजेस हैं. पहला है इंटरनेशनल ट्रेड. ऑफ कोर्स हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए जो कार्गोज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो थ्रू ओशियनिक रूट्स वी डू दैट. सेकेंड इज फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और जो आइलैंड्स और हमारे कंट्री के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी ओशियनिक रूट से होता है. तो दैट्स वाई ये जो दोनों है वो मेन फंक्शन है ऑफ ओशियनिक रूट्स. नेक्स्ट इज ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस. अभी तक हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा. अब क्या पाइपलाइंस जो है वो कैसे हेल्पफुल है, कैसे रोड्स, रेलवेज और वाटरवेज के अलावा पाइपलाइंस भी हेल्प कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, दिस वी विल बी कवरिंग. तो पाइपलाइंस मोस्ट कन्वीनियंट होते हैं और इफ़िशियंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स और गैसेस को अगर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो प्रायोरिटी पे वी यूज़ पाइपलाइंस. और इवन सॉलिड्स को भी हम लोग स्लरी में कन्वर्ट कर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये अथॉरिटी ऑयल, इस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था इन 1859 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और इनका क्या काम था? ये इंगेज थे इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस. तो ये एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन किसका करते थे? क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. और एशिया की जो सबसे फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है वो 1157 किलोमीटर बड़ी है, और इसे भी कंस्ट्रक्ट किया था ऑयल ने ही, दैट मीन्स ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ही, जो कि स्प्रेड करती है फ्रॉम नहरकटिया ऑयल फील्ड असम में टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार. और ये फर्दर 1966 में कानपुर तक एक्सटेंड हुआ था. तो अभी करेंटली ये नहरकटिया असम से बिहार फिर कानपुर तक एक्सटेंड हो गया है. अब इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स एडेड हुए हैं और कुछ डिलीट हुए हैं. सबसे पहले डिलीटेड थोड़ा देख लेते हैं जस्ट फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड. तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस अवेलेबल है हमारे वेस्टर्न रीजन में, जैसे अंकलेश्वर से कोयाली तक, मुंबई हाई से कोयाली तक, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ. और रिसेंटली 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट हुआ है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू मथुरा इन UP. और ये सप्लाई करता है क्रूड ऑयल फ्रॉम गुजरात टू पंजाब. और ऑयल अभी भी एक प्रोसेस में है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 660 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक. तो ये था जो डिलीटेड पोर्शन है. अब इसमें एडेड है, तो एडेड में पार्ट ये जो ये पैराग्राफ है ये है. तो गेल इंडिया लिमिटेड, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. मतलब गवर्नमेंट के अंडर ये अंडरटेकिंग थी ताकि ये ट्रांसपोर्ट कर सके, प्रोसेस और मार्केट कर सके नेचुरल गैस को, ताकि हम लोग उसका इकोनॉमिक यूज़ कर सकें. सो 1984 में गेल इस्टेब्लिश हुआ था फॉर ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग नेचुरल गैस. और गेल इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन विच इज़ 1700 किलोमीटर लॉन्ग. हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो अभी हम लोग पढ़े थे वो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन बना है HVJ. इसे गेल ने ही कंस्ट्रक्ट किया और ये मुंबई हाई और बेसन गैस फील्ड्स को कनेक्ट करता है फर्टिलाइज़र, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में. और ये लिंक जो है HVJ का, ये बहुत ही क्रूशियल है टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट.
ओवरऑल इंडिया का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड हुआ है 10 टाइम्स फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, और इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 34,000 किलोमीटर जल्दी रीच करेगा, क्योंकि गैस ग्रिड बन रही है बाय लिंकिंग ऑल द गैस सोर्सेज एंड कंज्यूमिंग मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो क्या गैस ग्रिड एक बन रही है जिसके थ्रू लिंक हो जाएगा सारा गैस का सोर्सेस और जो कंज्यूमिंग मार्केट्स है, एक उनके बीच में एक लिंक हो जाएगा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग अ इंक्रीज टू 34,000 किलोमीटर। सो दिस वॉज अबाउट ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। इसमें कुछ एडिशन हुआ है और कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो जो डिलीटेड है दैट इज़ वेरी माइनर, बहुत छोटा सा डिलीट है, और जो ऐड हुआ है वो भी गेल के बारे में, और गेल का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ अबाउट दैट, और जो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है गैस पाइपलाइंस में वो भी दिया हुआ है। सो ये जो न्यू डेटा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वी ऑल नो डिस्टेंस बहुत रिड्यूस हो जाता है और टाइम ट्रैवल भी बहुत कम हो जाता है। ये इसेंशियल है हमारे कंट्री के जैसे लार्ज कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत डाइवर्स हैं। तो सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम लोग रोड्स का नहीं यूज़ कर सकते हैं या रेलवेज़ का नहीं यूज़ कर सकते, बट जहाँ पे टेरेन सपोर्ट भी नहीं करता, जहाँ पे लैंडफॉर्म बिल्कुल फॉर रोड्स एंड रेलवे सूटेबल ही नहीं है, वाटरवे सूटेबल नहीं है, वहाँ पर भी हम लोग अब रीच कर सकते हैं थ्रू एयर ट्रांसपोर्टेशन। और जब बिगिनिंग हुई थी एयर ट्रांसपोर्टेशन की हमारे कंट्री में, वो हुई थी 1911 में। 10 किलोमीटर्स हमारी एयरवेज चली थी फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। और ये जो इसका डेवलपमेंट है, वो जो रियल डेवलपमेंट है इन एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस के पहले कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। दो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था एयर ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया, जो रिस्पॉन्सिबल थे टू प्रोवाइडिंग सेफ efficient air traffic and aeronautical communication service in Indian airspace। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, और अभी करेंटली एयरपोर्ट दिस अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट्स। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है हमारे कंट्री में वो एयर इंडिया मैनेज करता है। और अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ भी पैसेंजर सर्विसेज देने लगी हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन में। और एयर इंडिया जो है कि वो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज देता है टू बोथ, पैसेंजर्स को भी देता है और कार्गो ट्रैफिक को भी देता है। और ये सारे कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को अपने सर्विस के थ्रू कनेक्ट करता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी फॉरेन ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, बट जो मेन ऑपरेशन है वो एयर इंडिया के थ्रू होता है। 2010 में डोमेस्टिक मूवमेंट 520.21 लाख पैसेंजर्स की थी और 23 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। सो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना क्रूशियल हो गया है एयर ट्रांसपोर्टेशन और कितना रीच इसका बढ़ गया है। नाउ पवन हंस है, ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन हिली एरियाज़ और टूरिस्ट, और इसको यूज़ किया जाता है बाय टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके अलावा ये पेट्रोलियम सेक्टर को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो मेनली ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहला तो ये हिली एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं, दूसरा ये टूरिज़्म के लिए यूज़ होते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और तीसरा ये पेट्रोलियम सेक्टर के बाय भी यूज़ होते हैं। अब ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइन। अब इसमें क्या 4 क्रूशियल टाइमलाइंस दिए हैं जिसमें कुछ क्रूशियल डेवलपमेंट हुआ है इन इंडियन एयरलाइंस। सबसे पहला 1911, ये तो हमें पता ही है कि इस समय लॉन्च हुआ था 1911 में बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्री में लॉन्च हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्रूशियल डेवलपमेंट हुआ था 1947 में, जब एयर ट्रांसपोर्ट हम 4 मेजर कंपनीज प्रोवाइड करने लगी थी, जिनका नाम है इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज। नेक्स्ट 1951 में 4 मोर कंपनीज ज्वाइन की थी इस सर्विस को प्रोवाइड करने में, जिनका नाम है भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस। Next development took place in 1953 when air transport was nationalized और 2 कॉरपोरेशन एयर इंडिया नेशनल और इंडियन एयरलाइंस को बनाया गया था, जो जिसमें से हम लोग जब इंडियन एयरलाइंस को अब इंडियन के नाम से ही सिर्फ जानते हैं। सो ये 4 इम्पॉर्टेंट टाइम्स हैं। इसको भी अरेंजमेंट के लिए कभी आ जाता है या कब क्या हुआ ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दिस कम, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट इज, अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे जंप कर चुके हैं। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दिस हैज़ बिन कवर्ड। नाउ वी विल मूव टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द टाइम हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। पहले के टाइम में मैसेजेस डिलीवर करते थे बाय बीटिंग द ड्रम्स, या हॉलो ट्री ट्रंक्स में आवाज़ दे करके वी यूज टू स्प्रेड द मैसेजेस, या इंडिकेशन देते थे थ्रू स्मोक या फायर। स्मोक कहीं आता था तो पीपल वुड थिंक कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए, सो दैट्स वाई दे यूज टू गैदर। फायर के थ्रू, या फिर फास्ट रनर्स जो होते थे उनके हेल्प से इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता था, या फिर एनिमल हॉर्सेस, जैसे हॉर्सेस, कैमल्स, बर्ड्स या डॉग्स का यूज़ किया जाता था। तो हम लोग इतना ज़्यादा इवॉल्व किए हैं कि कभी हम लोग ड्रम्स को बीट कर करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अब हम सिर्फ 1 सेकेंड इट टेक्स टू सेंड अ मैसेज। तो पहले क्या था, इनिशियली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर ऑल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या था, जब हम लोग को कम्युनिकेशन करना होता था तो हम बिना ट्रांसपोर्टेशन के नहीं कर सकते थे। जब स्मोक को जब इंडिकेशन देना होता था फास्ट रनर्स के थ्रू, तो वो उतना डिस्टेंस कवर करते थे, वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो पाता था। बट अब ये चीज़ नहीं है, अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है। वी कैन सिट एट आवर होम एंड कम्युनिकेट विथ पीपल जो बहुत ही ज़्यादा दूर हमारे से हैं। इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन एंड सैटेलाइट। कम्युनिकेशन फास्ट और इजी बन गई है ये सारे इन्वेंशंस के बाद से। पहले इतना प्रॉब्लम्स था, बट जब से इनका इन्वेंशन हुआ है इसके बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन पहले तो बहुत इजी हो गया है और दूसरा बहुत फास्ट हो गया है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड क्वालिटी हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है पर्सनल, जिसमें लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आता है। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सैटेलाइट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, पब्लिक मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो ये सब आता है मास कम्युनिकेशन में। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क को या पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम को, जिसमें इंटरनेट मोस्ट इफेक्टिव और एडवांस है। इसे वाइडली यूज़ किया जाता है अर्बन एरियाज़ में, इवन अब रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू क्या करता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करता है। इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, या जिस भी बारे में वी वांट टू नो वी कैन एक्सेस। ये यूज़ कर करके हम लोग ई कॉमर्स, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये और जो इंटरनेट है वो ह्यूज सेंट्रल ऑफ वेयर हाउस ऑफ डेटा है। अब थ्रू इंटरनेट ही वी कैन प्रोवाइड यू वीडियोस। तो अब हम लोग एजुकेशन को भी एक्सेस कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इज इंटरनेट। सो अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज मास कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर हम लोग रेडियो, टेलीविज़न और सैटेलाइट नेटवर्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले रेडियो शुरू हुआ था 1923 में इन आर कंट्री बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, और ये बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया था, लोगों की सोशियो कल्चरल लाइफ को चेंज कर दिया था, और बहुत ही कम टाइम में हर एक घर में अपनी जगह बना लिया था, जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठाई और अपने कंट्रोल में 1930 में लेकर आ गई। और अंडर किसके अंडर लेकर आई थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, जिसको 2 बार और चेंज किया गया था। सबसे पहले 1936 में उसको चेंज कर करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था, फिर 1957 में फर्दर चेंज करके आकाशवाणी रख दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करती थी, जो कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते थे। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन्स भी रिलीज़ करते थे, ब्रॉडकास्ट किए जाते थे स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे सेशन ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स। सो दिस वाज अबाउट रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकेंड इज टेलीविज़न मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम है। हमें भी पता है, हम लोग टेलीविज़न का इतना यूज़ करते हैं। टेलीविज़न सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑडियो और विजुअल दोनों के लिए।
जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो इनिशियली क्या था, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल दिल्ली में ही सिर्फ टेलीविज़न बिगिन हुआ था, जो कि 1959 में वहाँ पे बिगिन हुआ था। बट 1972 के बाद से सेवरल अदर सेंटर्स को भी ऑपरेशनल बनाया गया। फिर 1976 में टीवी को डीलिंक कर दिया गया था ऑल इंडियन रेडियो से, AIR से, और एक सेपरेट आइडेंटिटी जिसे दूरदर्शन सेपरेट आइडेंटिटी दे दी गई थी। इनसेट IA नेशनल टेलीविज़न DD1 ऑपरेशनल जब हो गया था, उसके बाद से कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स CNP स्टार्ट हो गया था फॉर द इंटायर नेटवर्क, और इसकी सर्विसेज एक्सटेंड कर दी गई थी बैकवर्ड एरियाज़ या रिमोट रूरल एरियाज़ में भी। सो इट वाज अबाउट टीवी। तो टीवी में मेन है कि 1959 में नेशनल कैपिटल में शुरू हुआ था, जो कि हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ था, तो वी विल से 1959 ओनली, बिकॉज सबसे पहले नेशनल कैपिटल में स्टार्ट हुआ था। और अदर सेंटर्स में वो ऑपरेशनल हुआ था 1972 के बाद। दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर 1976 में डी लिंक हो गया था और उसे सेपरेट आइडेंटिटी दे दी गई थी DD न्यूज़ की, दैट इज़ दूरदर्शन की। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज अबाउट टेलीविजन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो ये खुद ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा ये रेगुलेट करती है अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, और ये हेल्प करती है इन गेटिंग कंटिन्यूस एंड सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लार्जर एरिया। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका दो रीजंस है, पहला तो इकोनॉमिक रीज़न है, दूसरा स्ट्रैटेजिक रीजंस है। हम लोग स्ट्रैटेजिकली देख सकते हैं, ऊपर से सारा व्यू ले सकते हैं बॉर्डर एरियाज़ पे क्या क्या हो रहा है। सो ये सारा पॉसिबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पा रहा है। जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वेदर फॉरकास्ट, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, सर्वेलियंस ऑफ बॉर्डर एरियाज़। तो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं हो तो हम लोग वेदर को फॉरकास्ट नहीं कर पाएंगे, या नेचुरल कैलेमिटीज़ को पहले जो हमें एक अलार्म मिल जाता है, सो वो भी नहीं मिल पाएगा। और बॉर्डर एरियाज़ में जो हम लोग सर्विलियंस कर पाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस हमारे इंडियन सैटेलाइट सिस्टम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज INSAT। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में, और ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट है फॉर 3 पर्पसेस। फर्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन, सेकेंड इज मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, और थर्ड अदर डेटा और प्रोग्राम्स के लिए। तो INSAT का यूज़ करते थे टेलीकम्युनिकेशन और मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। Next is, and the second type of Indian satellite system is Indian Remote Sensing Satellite System, that is IRS. ये ऑपरेशनल हुआ था विद द लॉन्च ऑफ IRS-IA इन मार्च 1988 फ्रॉम विकनौर इन रशिया। तो रशिया में विकनौर से इसे लॉन्च किया गया था। PSLV, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंडिया की ओन लॉन्चिंग व्हीकल है। और ये जो सारे सैटेलाइट्स हैं ये क्या करते हैं, पहले तो कलेक्ट करते हैं सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स के डेटा को इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स में, और ट्रांसमिट करते हैं उन्हें ग्राउंड स्टेशंस में ताकि उनका वेरियस यूज़ हो पाए। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैदराबाद में जो है वो एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग करती है, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। सो दिस वॉज अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज़ INSAT, 1983 में शुरू हुआ था, और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज़ IRS, जो कि मार्च 98 में ऑपरेशनल हुआ था। PSLV का फुल फॉर्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का सेंटर कहाँ है, दैट इज़ इन हैदराबाद। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So with this very topic we came to the end of this chapter. If you like the explanation, hit the like button, share it with your friends and classmates, comment down below your doubts and your reviews about the video. Thanks for watching. Happy learning.